नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पठानकोट मामले पर नवाज शरीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत। कहा, दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन चौथे दिन जारी। पाकिस्तान से जुड़े हैं पठानकोट में आतंकी हमले के तार। रक्षा मंत्री ने माना सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक। शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी और 25 लाख के मुआवजे का ऐलान। आपराधिक मानहानि के मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान दर्ज। कहा, सीबीआई जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार के आरोपों से किया इनकार। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 5 साल पुरानी सरकारी डीजल वाहनों पर लग सकती है पाबंदी। एसयूवी गाड़ियों पर स्टेशन पर जारी रहेगी रोक। स्कूली क्रिकेट में 1009 रन बनाकर प्रणव धनावड़े ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 323 गेंदें खेलकर लगाए 129 चौके, 59 छक्के। महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर ने दी बधाई। और आइए देखते हैं पहली खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट आतंकी हमले में जांच के साथ निर्णायक कदम उठाने का वादा किया है। शरीफ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एयरबेस के दौरे के बाद कहा कि हमले में शामिल आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बने हथियार और साजो सामान बरामद हुआ है। 6 आतंकियों के मारे जाने के बाद सर्च अभियान आज चौथे दिन भी जारी है। पठानकोट में आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ने की खबरों के बीच मंगलवार को नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। कोलंबो से ही शरीफ ने इस हमले में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का भरोसा दिया। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने काफी कड़े शब्दों में कहा कि उन तत्वों और समूह के खिलाफ कार्रवाई दिखनी चाहिए जो पठानकोट के हमले में शामिल है। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और वायुसेना प्रमुख सुब्रत राहा ने पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस ऑपरेशन में 6 आतंकी मारे जा चुके हैं और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। उन्होंने माना कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक रह गई। मारे गए आतंकियों के पास से मेड इन पाकिस्तान के हथियार और साजो सामान बरामद हुए हैं, जो कि सुरक्षा एजेंसियों के दावों की पुष्टि कर रहे हैं। अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल। बाकी इन्वेस्टिगेशन एनआईओ को करने दो। किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा। इसके पहले मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने पाकिस्तान के एनएसए नसीर खान जाजुआ से बात की। सोमवार की शाम भारत की ओर से औपचारिक रूप से पाकिस्तान को वो सारे सबूत दिए जा चुके थे जो आतंकी हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी थे। पाकिस्तान ने सूचना की औपचारिक तौर पर पुष्टि भी की है। इस हमले के बाद 15 जनवरी को इस्लामाबाद में प्रस्तावित विदेश सचिवों की बैठक पर भी संशय के बादल बढ़ा रहे हैं। अब गेंद पूरी तरह नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख राहिल शरीफ के हाथ में है, क्योंकि भारत ने जो तथ्य दिए हैं वे कार्रवाई करने के लायक हैं और उसके आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। अगर पाकिस्तान की तरफ से इस पर गंभीरता दिखाई गई तो विदेश सचिव स्तर की वार्ता संपन्न हो सकती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पठानकोट आतंकी हमले पर सियासी बयानबाजी भी तेज है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार की पाक नीति पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए गैर जिम्मेदारी का इल्जाम लगाया। पठानकोट में आतंकी हमला खत्म होने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान के साथ किस आश्वासन के बाद बातचीत फिर से शुरू की गई। साथ ही कांग्रेस ने 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री के लाहौर दौरे के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा भी मांगा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड द यूपीए गवर्नमेंट वर clear that it has to be an approach of outcome over optics. That approach has been reversed. It's optics first and outcome later. वहीं कई दूसरे राजनीतिक दलों ने भी पाकिस्तान के साथ वार्ता रोकने की मांग की है। ये वार्ता करने का उपयुक्त माहौल नहीं है। हम पार्टी हमारी मांग करती है कि 15 तारीख को जो विदेश सचिव स्तर की वार्ता है उसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। बीजेपी की केंद्र और महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान कभी भी अपने साथ
कोई वार्ता नहीं करना चाहता, किसी विषय पे चर्चा करने का उनका कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान का मकसद इतना है कि भारत में अस्थिरता फैला के वो अपनी राजनीति वहाँ के जो नेता लोग हैं जो सत्ता में होते हैं वो करना चाहते हैं, और हमारे सामने में जो लिखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जब पठानकोट में सुरक्षा बल आतंकवादियों से लड़ रहे थे उस समय राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस के मित्रों को भी ये समझना चाहिए कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की जहां बात होती है वहां पर एक स्वर में एक भावना, और वो भावना राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए, और इसमें किसी तरह की सियासत नहीं। पठानकोट में 3 दिनों के बाद आतंकियों पर काबू पाया जा सका। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान यात्रा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता 15 जनवरी को इस्लामाबाद में होनी है। श्याम सुंदर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रवि साहनी साहब हैं, जो कि फॉर्मर डीजी हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। अखिलेश जी, जिस तरीके से इस वक्त मैं कहूँ कि भारत सरकार पर खासा दबाव और विरोधी दलों को लेकर भी एक बड़ा दबाव दिख रहा है कि आखिर सरकार की नीति पाकिस्तान को लेकर क्या होनी चाहिए, क्या कुछ संकेत मिल रहा है इस वक्त सरकार की ओर से? क्योंकि चूक की बात सरकार की ओर से जरूर कही गई है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर अब तक कोई साफ बयान नहीं आ रहा है कि बातचीत आगे होगी या नहीं होगी, या क्या संकेत हैं? ना, निश्चित तौर पे कविंदर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाहौर जाकर जो दरिया दिली दिखाई थी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ, उस दरिया दिली के बाद इस तरह की घटना होने की आशंका नहीं थी। ऐसी आशंका थी कि छोटे मोटे घटनाएं होंगी, जैसे बॉर्डर पे फायरिंग वगैरह कई बार होता है, वो होगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना, यह एयर बेस पे हमला एक बहुत बड़ी घटना है और भारत सरकार ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और पाकिस्तान को बहुत ही सख्त लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि अगर इस पे त्वरित कार्रवाई, गंभीर कार्रवाई नहीं होगी तो विदेश सचिव स्तर की वार्ता टल सकती है। यह पूरी तरह से भारत ने संकेत दे दिया है और भारत ने यह भी साफ कहा है अपने सूत्रों के द्वारा। सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी बात की है पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ, और यह भी संकेत है कि पाकिस्तान की सेना का हाथ है, यह भारत को पता है, लेकिन सेना का किस स्तर तक हाथ है यह भारत को पता नहीं है। तो पाकिस्तान को इन दो बिंदुओं पे हमले जांच करनी है, एक तो सेना के स्तर पे, दूसरा आतंकवादी समूह के स्तर पे, और जो व्यक्तिगत तौर पे जो जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनके खिलाफ जब पूछताछ की जा सकती है। तो कोई ऐसी कार्रवाई जो सतह पर दिखे, उसके बाद ही भारत को विश्वास होगा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जो भरोसा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस भरोसे पे कायम है, और तब शायद विदेश सचिव स्तर की वार्ता हो सकती है। कविता, शुक्रिया अखिलेश इस अपडेट के लिए आपका। रवि साहनी साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से पठानकोट का पूरा घटनाक्रम था, और जबकि हमने रक्षा मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि कहीं चूक ज़रूर हुई है, क्योंकि आप मिलिट्री इंटेलिजेंस पर रहे हैं। क्या वाकई जिस तरीके का यह घटनाक्रम था, आतंकी हमला था, उसमें 3 दिन लगना ऑपरेशन में यह एक नॉर्मल टेंडेंसी हो सकती है, इसे माना जाए, या फिर शुरुआती लेवल पर बड़े लैप्सेस हुए जिसके चलते यह ऑपरेशन इतना लंबा खिंचा? कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके बाद उसकी खामियां जो ऑपरेशन में हुई हैं उनके बारे में जो विचार किया जाता है। इसी प्रकार से ये जो बड़ी भारी घटना हुई है, जबकि एक हमारे इम्पोर्टेंट एयर बेस के ऊपर हमला हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन हुई है, तो उसमें अगर हम बारीकी से देखें तो इसमें कई जगह पर, जैसे कि रक्षा मंत्री ने बोला है, कुछ चूक हुई है। सबसे पहले जिस एरिया से ये जो घुसपैठिए जो थे, जो कि पाकिस्तान में ट्रेंड थे, मेरे ख्याल में बड़े वेल ट्रेंड जो ये जिहादी थे, ये इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया। तो जो एरिया है वो बीएसएफ का एरिया है, जहाँ पे कि रावी रिवर भी है। यहाँ से 2-3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस एरिया में क्या खामियां हैं। एरिया डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल ठीक बात है, पर डिफ़िकल्ट एरिया के बावजूद यहाँ से 2-3 बार जो घटनाएं गंभीर हुई हैं, तो उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि उसको कैसे, उस गैप को हम क्लोज कर सकते हैं, कैसे उसको इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो। और दूसरी बात जो होती है, जो जिसमें कि बड़ा
जो गंभीरता की बात है कि इसके जो इंसिडेंट था उसके बारे में खबर मिली। अब खबर किस प्रकार थी, कितनी जेनरिक थी, कितनी स्पेसिफिक थी, पर डेफिनेटली जबकि एक पंजाब पुलिस का एसपी जो था उसको उन्होंने अबडक्ट करने की कोशिश की और उसकी घटना मिल गई, उसके बाद अलर्ट का क्या मतलब होता है? ये रेड अलर्ट जो है, मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा। किस किस को अलर्ट किया गया? जो कंटिंजेंसी प्लानिंग जो थी इस एरिया के अंदर इसको प्रोटेक्ट करने की, उसको बीच में लाया गया कि नहीं लाया गया? कोऑर्डिनेशन कैसे की गई? कौन आदमी इस एरिया का ओवरऑल इंचार्ज था? क्योंकि ऐसे लगता है कि बीएसएफ अपनी तरफ से काम कर रही थी, पंजाब पुलिस बिल्कुल अपनी तरफ से काम कर रही थी, पहले कुछ छुपाते रहे, फिर बाद में बोला जो एयर बेस वाले थे अपना काम कर रहे थे। तो ये थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की जो है, जो लगता है कि और ज़रूरत है, जिसके सानी बारे साहब, में क्योंकि ये जब विचार करना 26/11 पड़ेगा। हुआ था क्योंकि उस वक्त एक इसके बारे में मुझे सर सहमति बनी थी और ये मैं कहूं कि एक शायद सीधे तौर पर एक रूल तैयार किया गया था कोऑर्डिनेशन को लेकर कि किस तरीके से आतंकवादी घटनाओं में कोऑर्डिनेशन होगा और जो इन्फॉर्मेशन है उनका आदान प्रदान होगा, जो कम से कम 6 या 5 बड़ी एजेंसियां हैं। क्या ये फिर माना जाए कि उस घटना के बाद हमने कोई सबक नहीं लिया और यहाँ पर भी हर डिपार्टमेंट या हर एजेंसी अपने तौर पर उससे निपटने में लगी रही, एक कमांड या फिर मैं कहूँ कि एक सेंट्रलाइज कमांड के जरिए इसको ऑपरेट नहीं किया गया, या फिर जो इंफॉर्मेशन मिली इंटेलिजेंस के जरिए उसको सही तरीके से दूसरे तक पहुंचाया नहीं गया? नहीं, मैं 26/11 की बात तो नहीं करूंगा, मैं यहाँ की बोलूँगा कि यहाँ पर जो सेक्टर कमांडर था जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, इसके बारे में और गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या हमने कंटिंजेंसी प्लान्स बनाई हैं? क्योंकि मैं इसके बारे में जितनी मर्जी राजनीति हो, जितनी मर्जी वार्तालाप हो, इन्फिल्ट्रेशन का होना जो है, मेरे ख्याल से इसके बारे में हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है उनका अपना काम करने का ढंग है। हमको कभी भी उनके ऊपर पूर्ण विश्वास जो है करना, मेरे ख्याल से ये गलत बात होगी। तो हमको कंटिंजेंसी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, और ख़ासकर इन बेसिस की, खासकर इस एरिया की, और ख़ासकर जब 6 महीने पहले इसी एरिया में ऑलमोस्ट एक रेलवे जो ट्रैक के ऊपर जहाँ पे वो उनके आदमी आ गए थे, उन्होंने पुलिस पे अटैक किया था। जी जी। तो इसके बाद कंटिंजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए थी, उसके अंदर कमांडर को नियुक्त किया जाना चाहिए था, उसके अंदर प्लानिंग इस प्रकार की होनी चाहिए थी कि अगर हमको इस प्रकार का अगर कोई इंफॉर्मेशन मिले तो रेड अलर्ट का क्या मतलब हुआ, कितने ट्रूप्स मोबिलाइज हुए, कितने जो है पैरामीटर डिफेंस में क्या हमने बढ़ोतरी करी, और जब एनएसजी वाले बुलाए तो उनका रोल क्या था, ये सारी चीज़ें जो है, मेरा कहना बगैर इस डिटेल में जाए हुए, क्योंकि मैं सोचूंगा अनफेयर होगा। बिल्कुल सर। इसके लिए किसी आदमी को जो वहां पर जाके जानकारी करनी पड़ेगी जी। और इसके बारे में मैं लेकिन सर एक आखिरी सवाल मैं समझना ये चाहूंगा आपसे कि आमतौर पर जब इस तरह का कहीं आतंकी हमला होता है, क्योंकि आप तमाम उन विंग्स में रहे हैं जो कि इनसे जुड़ी रही हैं, फिर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देती रही हैं, क्या एक रूटीन जो होता है, क्या एक रूट जो होता है, मैं कहूँगा ऑपरेशन का, वो क्या फॉलो होता था, और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर वो फॉलो नहीं किया गया, शायद ये चूक है, या फिर दूसरे बड़े रीजंस जो बताया जा रहा है, एरिया बड़ा था, जिंदा पकड़ने की कोशिश, इसलिए इतना ज्यादा वक्त लगा? ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज़ बिल्कुल अपने ध्यान में रखें कि एयर बेस जो होता है वो बहुत ही बड़ा एरिया, एक्सटेंसिव एरिया है। इसका पैरामीटर बहुत ही लंबा चौड़ा पैरामीटर है, और इसके अंदर जो है बेसिकली फिजिकली जो अपना मैनुअली जो है हर एक इंच को गार्ड करना, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना होगा। हमें अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, खासकर जो एयरपोर्ट, जो अपने एयर बेसिस, जो मैं पाकिस्तान जनरली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिनके जिहादी मेरा ख्याल में उनकी आदत है, तो हमको इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का अडॉप्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो पैरामीटर है उसके अंदर जब भी कोई ब्रीच होती है तो उसके बारे में इमीडिएटली खबर मिलनी चाहिए, क्योंकि इस एक्सटेंसिव एरिया को मैनुअली इसको कवर करना और खासकर रात के टाइम के ऊपर मेरा ख्याल से बहुत डिफिकल्ट है। इससे नहीं, मेरा बहुत मुश्किल है, संभव ही लगता है मेरे ख्याल से। यानी कि हमें वहां पर भी हाईटेक होना पड़ेगा, सिक्योरिटी जो टाइटल करने की बात हो रही है।
रवि सानी बिल्कुल, साहब, वहां पर आपको वहां पर जी सर, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक करें। मीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी, वक्त और की कमी इसके सर, लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा सोचना क्योंकि पड़ेगा। वक्त बहुत कम हमारे पास है, लेकिन आपने जो बहुत ही इंफॉर्मेशन दी, अहम इंफॉर्मेशन मैं कहूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। सुप्रीम कोर्ट ने डीजल गाड़ियों के पंजीकरण पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डीजल गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर सरकार को निर्देश जारी किए हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली डीजल इंजन गाड़ियों के पंजीकरण पर लगी रोक को बरकरार रखा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से होकर गुजरने वाले कमर्शियल ट्रकों को भी अब दूसरे राजमार्गों से जाना होगा। आज उनने ये स्पष्टीकरण किया है कि हम चाहते हैं कि हर बॉर्डर पर बहुत निगरानी हो और बहुत हर ट्रक वाले से ये पूछा जाए कि आपका दिल्ली में काम है, क्या काम है, और अगर काम है और वो कागज़ दिखा सकते हैं कि काम है, तभी उनको दिल्ली में एंट्री मिलनी चाहिए। छोटी डीजल कारों पर भी सख्त रुख दिखाते हुए कोर्ट ने भविष्य में पॉल्यूशन टैक्स लगाए जाने का इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा कि क्यों नहीं 5 साल से पुराने डीजल वाहनों को बदल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, कि ये जो व्यापार जो है वो सेकेंडरी है, जनता की सेहत जो है वो पहली है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये इस तरह के जो है वो व्यवस्था करना चाह रहा है ताकि अच्छे कानून प्रेसिडेंट सेट हों और जनता की सेहत को जो है वो सर्वोपरि रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट एसयूवी निर्माता कंपनियों महिंद्रा, टोयोटा और मर्सिडीज की याचिका पर बाद में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इन कंपनियों से पूछा है कि वो साबित करें कि कैसे उनके वाहनों से प्रदूषण नहीं फैलता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेहत के मुकाबले व्यापार को तरजीह नहीं दी जा सकती है। ऐसे में डीजल इंजन बनाने वाली कार निर्माताओं के सामने ये चुनौती है कि वो किस तरीके से ऐसे इंजनों का निर्माण कर सकें जिससे कि प्रदूषण कम से कम फैले। उसके अलावा सरकारों पर भी दोहरी चुनौती है कि वो किस तरीके से बेहतरीन परिवहन व्यवस्था बना सकें और साथ ही साथ ऐसे रोड का निर्माण करें जो साइकिल सवारों के लिए बेहतर हों, ताकि नागरिकों को बेहतरीन हवा में सांस लेने का मौका मिल सके। दिल्ली से कैमरामैन सुधांशु के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की सड़कों पर सम विषम नियम के पालन में जनता पूरा सहयोग कर रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इस फार्मूले को अब तक सफल बताया। साथ ही उन्होंने आज राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर जाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या यात्रियों को पूरी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। उधर एमआरसी ने दावा किया कि इस नियम के लागू होने के बाद 2 लाख अतिरिक्त यात्री मेट्रो की सवारी कर रहे हैं। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर भारत के मुख्य न्यायाधीश की है, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय की। सम विषम नियम के अब तक सफल होने के लिए ऐसी तस्वीरों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बताती हैं इस नियम को सफल बनाने में न सिर्फ आम जनता का सहयोग, बल्कि मंत्री से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक अपना योगदान दे रहे हैं। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने जस्टिस ए.के. सीकरी के साथ कारपूल किया। सोमवार को चीफ जस्टिस सीकरी की इवन नंबर में आए थे। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या इस नियम की वजह से जनता को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। हमने जो है 32 लाख, अभी की जो हमारी क्षमता है 32 लाख लोगों को मेट्रो कैरी ऑन करने के लिए तैयार है, और ये जो है 28 लाख का एवरेज है और 28 लाख तक की यात्रा कल हुई है।
डीएमआरसी के मुताबिक 1 जनवरी से मेट्रो रोज करीब 70 फेरे ज्यादा लगा रही है, यानी 15 जनवरी तक मेट्रो करीब 365 फेरे ज्यादा लगाएगी। डीएमआरसी के मुताबिक 4 जनवरी को करीब 28,19,657 लोगों ने मेट्रो से सफर किया था। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जाने के बाद जनता को भी काफी सहूलियत मिल रही है। फ्रीक्वेंसी अच्छा हुआ है, भीड़ तो ऑलमोस्ट वही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कोई परेशानी ऐसी नहीं है कि ऑड इवन होने से मेट्रो में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म है, बहुत कम हो गया ट्रैफिक और बहुत बढ़िया किया, ये डन ए वेरी गुड थिंग। सम विषम नियम के लागू होने से ट्रैफिक की समस्या से तो निजात मिल गई है, लेकिन जिस मकसद को लेकर इस नियम को बनाया गया है, यानी प्रदूषण में कमी, वो अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ऑड इवन नियम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तोड़ तो दे दिया, लेकिन अब जनता यही उम्मीद लगा के बैठी है कि ये तोड़ सिर्फ 15 दिन तक के लिए नहीं बल्कि एक लंबे समय तक दिया जाए तो बेहतर होगा। कैमरा पर्सन और निर्बान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आपराधिक मानहानि मामले में आज आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं के खिलाफ बयान दर्ज करवाया। उनके अलावा उनकी तरफ से गवाह के तौर पर रजत शर्मा ने भी बयान दर्ज करवाए। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को डीडीसीए मानहानि मामले में बयान दर्ज कराया। पटियाला हाउस अदालत में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर उनकी और उनके परिवार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। अरुण जेटली ने डीडीसीए अध्यक्ष के अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितता से इनकार किया। This was a criminal defamation complaint, and complainant Shri Arun Jaitley ji, he recorded his statement, he produced all the evidence whereby these accused had made certain false and defamatory statements. अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास, संजय सिंह, आशुतोष, राघव चड्ढा, दीपक वाजपेयी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि जेटली के कार्यकाल के दौरान डीडीसीए में कई घोटाले हुए। डीडीसीए मामले में अरुण जेटली ने दीवानी और फौजदारी के 2 मामले दर्ज करवाए हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दीवानी और पटियाला हाउस कोर्ट में फौजदारी का मामला दर्ज करवाया है। राजनीतिक नेताओं की जीत तभी होती है जब वो सड़क पर राजनीति जीत जाएं। इस कोर्ट से चाहे जो भी फैसला आए, लेकिन जेटली और अरविंद केजरीवाल के बीच हो रही इस जंग में असली जीत तभी होगी जब वो जनता के अदालत से विजयी पताका फहराएंगे। कैमरामैन सुधांशु के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 33% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति होगी, जबकि सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस में आरक्षण सीमा 14 से 15% होगी। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकृति दे दी। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित समिति की 6ठी रिपोर्ट में अर्धसैनिक बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। श्रीलंकाई नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के उल्लंघन के आरोप में 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। मछुआरों में से 8 रामेश्वरम के रहने वाले हैं, जबकि बाकी पुंडुकोट्टू के जिले के हैं। मुख्यमंत्री जे जयललिता ने इस मामले में प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करने के लिए चिट्ठी भी लिखी है। इससे पहले 31 दिसंबर को भी 29 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में श्रीलंका की हिरासत में भारतीय मछुआरों की संख्या इस वक्त 100 से ज़्यादा हो चुकी है। श्रीलंका और भारत लंबे समय से मछुआरों के मुद्दे को हल करने की कवायद में लगे हुए हैं। दोनों देशों के बीच फरवरी के पहले हफ्ते में भी इस मुद्दे को लेकर बैठक भी होनी है। सऊदी अरब ने ईरान के साथ राजनयिक रिश्ते खत्म करने के बाद व्यापार बंद करने का ऐलान कर दिया, और इससे पहले सऊदी अरब और उसके सहयोगी देश ईरान के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर चुका है। इधर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और तुर्की ने दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है। सऊदी अरब में शीर्ष शिया धर्मगुरु शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने के बाद शुरू हुआ तनाव कम होता नहीं दिख रहा। फांसी के खिलाफ ईरान स्थित सऊदी दूतावासों में जमकर तोड़फोड़ हुई तो सऊदी अरब ने ईरान के साथ राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए। इसके बाद ईरान के साथ व्यापार और हवाई सेवाएं बंद करने का भी ऐलान कर दिया गया। हालांकि सऊदी अरब ने कहा है कि वो सीरिया और यमन की शांति वार्ताओं से अलग नहीं होगा। From our side, it should have no effect because we will continue to
work very hard towards supporting the peace efforts in Syria, in Yemen, wherever there might be a need for that. How is that going to affect the behavior of Iran? We do not know. इधर ईरान ने राजनयिक संबंध खत्म करने के सऊदी फैसले की निंदा की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव का असर सीरिया और यमन की शांति प्रक्रिया पर नहीं पड़ना चाहिए। अमेरिका और तुर्की ने भी शेख निम्र को फांसी देने के फैसले को गलत बताया है और दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की है। We do continue to be concerned about the need for both the Iranians and the Saudis to de-escalate the situation in the Middle East. That we're urging all sides to show some restraint. शेख अल निम्र को फांसी दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहे। बहरीन में लोगों ने जुलूस निकालकर विरोध जताया तो इराक में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी दूतावास बंद करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई में केसी गांधी स्कूल में पढ़ने वाले 15 साल के छात्र प्रणव धनावड़े ने स्कूल क्रिकेट में नाबाद 1000 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना डाला है। क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कारनामा पिछले 117 वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ। प्रणव ने अपनी 1009 रनों की पारी में 323 गेंदों का सामना किया। धनावड़े ने एक दिन में 199 गेंदों पर 652 रन नाबाद बनाए और उसके बाद उन्होंने इस पारी में 59 छक्के और 129 चौके भी लगाए। प्रणव की इस पारी की बदौलत उनकी टीम ने 1465 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी। प्रणव ने पहले दिन अपनी 652 रनों की पारी में 78 चौके और 30 छक्के लगाए थे। तो खबरों के आज के सफ़र में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सरोज होमी कपाड़िया का मंगलवार को निधन हो गया। कपाड़िया साल 2010 से 2012 तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने वोडाफोन समेत कई मामलों में अहम फैसले दिए थे। तमिलनाडु सरकार ने एक तमिल और एक अंग्रेजी अखबार के खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज कराए हैं। अखबार पर बीते दिनों बाढ़ से संबंधित कुछ विवादित खबरें प्रकाशित करने का आरोप है। लोगों को महंगाई से राहत देने और घरेलू बाजार में दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 5000 टन दाल आयात करने के लिए टेंडर जारी किया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी खनिज और धातु व्यापार निगम यानी MMTC को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने एक समारोह में शैल मायराम की किताब इजराइल एज द गिफ्ट ऑफ द अरब्स लेटर फ्रॉम टेल अवीव का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस किताब में इजराइल के अशांत क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बखूबी दर्शाया गया है। लगभग 100 पाकिस्तानी नागरिक आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया और इराक के लिए रवाना हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह के मुताबिक इन नागरिकों में महिलाएं भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर चीन के निंगशिया इलाके में एक बस में हुई आगजनी से 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 32 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुटी है। IPL स्पॉट फिक्सिंग के आरोपी क्रिकेटर अजीत चंदेला और हिकेन शाह के मामले में सुनवाई 18 जनवरी तक टाल दी गई है। मामले में तीसरे आरोपी पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ ने अपना पक्ष रखने के लिए और वक्त मांगा है। बांग्लादेश में होने वाले अंडर 19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम नहीं भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर नाम वापस लिया है। टूर्नामेंट अगले महीने 27 जनवरी से शुरू होगा। अमेरिका ने फॉक्सवैगन पर मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी पर सभी ब्रांडों सहित करीब 6 लाख डीजल वाहनों में उत्सर्जन जांच को चकमा देने वाले उपकरण लगाने का आरोप है। इस मामले में फॉक्सवैगन को $20 अरब से ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। मंगलवार को हार्बिन में चल रहे इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल की आधिकारिक शुरुआत हुई। इसमें बर्फ से बहुत खूबसूरत और आकर्षक मूर्तियां और इमारतें तैयार की जाती हैं। सेपोरो, नॉर्वे और क्यूबेक के बाद ये फेस्टिवल दुनिया का चौथा बड़ा आइस फेस्ट है।